आज पढ़ना है पाठ 7 भाग अ का पाठ 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं व संघर्ष। क्षेत्रीय आकांक्षाएं है क्या? भारत एक विशाल देश है और उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, क्षेत्र विशेष हैं जिनकी पहचान अलग है, विशेषता अलग है। तो उनकी अपनी अपनी क्या क्या आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, और उसके कारण भारत में होने वाले संघर्ष के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विशेष पहचान है और अलग राज्य में एक होते हुए भी राज्य की एक पहचान तो है ही, उस राज्य के अलावा भी उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। जैसे कह सकते हैं लद्दाख का, जम्मू कश्मीर में है लेकिन तब भी लद्दाख का एक अलग पहचान है। उसी प्रकार कह सकते हैं दार्जिलिंग का, पश्चिम बंगाल है ही लेकिन उसके अंदर में जो दार्जिलिंग है वह उससे एक अलग पहचान रखता है। सौराष्ट्र का गुजरात में है, उसके बाद भी उसका एक अलग पहचान है। तो इस तरह से कई क्षेत्र हैं जो उनकी विशेषता रही है, अलग पहचान रहा है। तो भारत में जो क्षेत्रीय राजनीति है उसका भी बड़ा महत्व है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर पहली बार एक बड़ी एक पार्टी बना। वो अभी तो शुरुआत में जब बना तो केवल शहरों तक सीमित था। यानी एक कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय लेवल पर यानी पहली बार एक ऐसा संगठन बना जो एक से अधिक राज्यों के लोग मिलकर के उसका गठन किए। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। 1913 में हिंदू महासभा बना। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी, 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना और 1951 में भारतीय जनसंघ भी आ गया। तो ये जो दल बन गए, ये दल नेशनल लेवल पे थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये राष्ट्रीय पार्टी थे। लेकिन उस समय भी कुछ पार्टी थे जो क्षेत्रीय पार्टी थे, राज्य किसी एक क्षेत्र विशेष, राज्य विशेष तक ही सीमित है। जस्टिस पार्टी मद्रास, शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब, ये जो पार्टियां थी ये क्षेत्रीय पार्टियां थी। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, लागू होने के बाद जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो 1952 में यह देखा गया कि चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली। 485 सीटों में से 364 सीट उसे प्राप्त हो गई। बहुमत से काफ़ी अधिक सीटें यानी भारी बहुमत प्राप्त हुई और बाकी पार्टियों को बहुत ही कम सीट मिले। तो जो पहले से दल हैं उनको तो खुद ही अपने अस्तित्व बचाने की अभी है, नया पार्टी कहाँ से उभर करके आएंगे। 1952 में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस जो चुनाव लड़ी उसमें कांग्रेस को भारी जीत मिली, जिससे क्षेत्रीय दलों को उभरने का मौका नहीं मिला। और 52 के बाद 1957, 1962 इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिली। केंद्र पर तो उसकी सरकार रही ही, भारत के अधिकतम राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही। ऐसे कुछ राज्य रहे जहां क्षेत्रीय दलों का भी रहा। जैसे क्षेत्रीय दलों पे रहा मद्रास पर रहा द्रविड़ मुनित्र कड़गम। द्रविड़ मुनित्र कड़गम का सरकार बना। यानी कुछ ही राज्य थे जहां क्षेत्रीय पार्टियां रहीं, अधिकतम में कांग्रेस पार्टी ही रही। तो इन तीनों चुनावों के द्वारा
कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। लेकिन जैसे ही 62 के बाद 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस की जो स्थिति है अब बदल गई। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस का राज्यों पर पतन प्रारंभ हो गया। केंद्र पर भी कम सीटें प्राप्त हुई, लेकिन सत्ता पर कांग्रेस आ गई। लेकिन राज्यों पर उसकी पकड़ कमजोर हो गई और कांग्रेस का कमजोर होते ही क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ गया, क्षेत्रीय दलों का उभरना शुरू हो गया। यानी कह सकते हैं कि 1967 के जो चुनाव हुआ, कांग्रेस का जो पतन प्रारंभ हुआ, उसी से क्षेत्रीय दलों का उभरना शुरू हो गया। तो क्षेत्रीय दलों के अगर उभरने का कारण कहा जाए तो एक कहेंगे कांग्रेस में प्रभावी नेतृत्व का अभाव हो गया, क्योंकि अब नेता आए, लीडर आए, लेकिन नेहरू जैसा वह चमत्कारिक नेतृत्व नहीं रहा जिसका प्रभाव चुनाव में पड़ा। क्षेत्रीय असंतुलन, देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से 1967 आ गया, यानी कुछ लंबा दौर तय कर लिया। अब आकर के क्षेत्रीय जो बातें हैं उभरने लगी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो डेवलप काफ़ी अधिक हो गए और कुछ क्षेत्र है जो काफ़ी अधिक पिछड़े ही रह गए। तो यह जो असंतुलन हुआ, उसके चलते भी वहाँ के लोगों की मांग उठी, हमें भी सरकार से अब मांग करनी चाहिए, यानी हमें भी डेवलप हो सरकार को करना चाहिए। यानी क्षेत्रीय लेवल पर इस तरीके से असंतुलन के चलते मांग उठा और उसी को छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल थे उसी को उन लोगों ने हथियार के रूप में यूज किया कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पार्टी है। लोगों ने भी उसको महत्व दिया और क्षेत्रीय पार्टियों का उभरना शुरू हुआ। फिर एक कारण कह सकते हैं क्षेत्रवाद से मेल हो गया, जातिवाद का। किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग हैं वो जाति के आधार पर मांग शुरू कर दिए, संप्रदाय के आधार पर, नस्ल के आधार पर। जनजातीय झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने जनजातीयवाद का सहारा लेते हुए अलग एक राज्य झारखंड का मांग करना शुरू कर दिया। यानी जाति, संप्रदाय और नस्ल क्षेत्रवाद के साथ जुड़ते चले गए और इस प्रकार क्षेत्रीय दलों का उभरना शुरू हो गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? पंजाब में जो पंजाबी थे, जो सिख थे, उनका कुछ अलग मांग था। क्षेत्र विशेष के आधार पर पढ़ रहे हैं। पंजाब पर पहले हम पढ़ेंगे कि पंजाब में किस प्रकार का समस्या रहा, क्या संघर्ष हुआ। पंजाबियों का कहना था, मास्टर तारा सिंह ने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर जब पाकिस्तान दिया जा सकता है तो सिखों को धर्म के आधार पर सिखिस्तान क्यों नहीं दिया जा सकता है। और अलग एक राज्य सिखिस्तान की मांग की गई, अलग एक देश सिखिस्तान की मांग की गई। लेकिन 1946 का जो कैबिनेट मिशन का रिपोर्ट आया उसमें उसको इनकार कर दिया गया, मानने से इनकार किया गया, उसे नहीं माना गया। और 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे। न केवल मांग कर रहे थे बल्कि उग्र प्रदर्शन शुरू किया, सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार कहा गया भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर कई राज्य आए जो भाषा के आधार पर बनते चले गए। लेकिन पंजाब के लिए स्थिति यह रही कि पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया, हिंदी और पंजाबी, पंजाबी और हिंदी द्विभाषी राज्य बनाया गया। इससे
पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी वालों के बीच विवाद शुरू हो गए, काफ़ी विवाद उग्र हो गए। और इस समस्या को देखते हुए 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया, यानी पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब दिया गया और हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा एक अलग राज्य बना दिया गया 1966। जो सिख लीडर थे उन लोगों ने सिखों को भड़काते हुए उकसाते हुए कहा, केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है उसको उन लोगों ने हिंदू राज्य से तुलना किया, उसे हिंदू राज्य का नाम दिया। पंजाबियों को पंजाबी भाषा के आधार पर, सिखों को पंजाबी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य तो मिल गया, जो नरमपंथी थे उनको संतुष्ट हो गया, हमारा भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बन गया। लेकिन कुछ लोग थे, अब वो शांत होने के बजाय उग्रपंथ का सहारा लेना शुरू कर दिया और उसी में कुछ लोग ऐसे ऐसे आए, ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे उनका और मनोबल बढ़ता चला गया। अमेरिका में रहने वाले जगजीत सिंह चौहान सिख, लंदन में रहने वाले गंगा सिंह ढिल्लो, इन लोगों ने मांग रखा कि जो सिख हैं, सिख को भारतीय जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन किया जाए और सिखों को अलग कौम माना जाए। जैसे मुस्लिम को अलग कौम मानते हैं उसी तरीके से सिखों को भी अलग कौम का दर्जा दिया जाए, उनके लिए अलग खालिस्तान बनाया जाए, खालिस्तान का गठन किया जाए, अलग देश खालिस्तान की मांग की उन लोगों ने यानी सिखों ने अनुच्छेद 25 का विरोध किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का उन लोगों ने विरोध किया, जिसमें कहा गया कि सिख हैं, जैन हैं और बौद्ध हैं, उनको हिंदू ही माना जाए। इसका उन लोगों ने विरोध किया कि भाई हमारी अलग पहचान है, हम अलग कौम हैं। 1973 में गुरुद्वारा आनंदपुर साहब में अकाली दर्ज कार्यकारिणी की बैठक होती है। बैठक में इसके बारे में विस्तार से चर्चा होती है और यह तय होती है कि भाई सिख अलग कौम है तो उसकी पहचान अलग होनी चाहिए, उसकी पहचान नहीं मिटनी चाहिए। उस बैठक में उन लोगों ने कुछ अपनी मांग रखी। उनकी मांग क्या थी? पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब में, मतलब जो भी पंजाबी बोलने वाले लोग हैं और जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को भी पंजाब में मिला दिया जाए, इसका उन लोगों ने मांग किया। दूसर का, पंजाब को स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी जो सुरक्षा है, विदेश है, विदेश नीति है, रेलवे है, यह जो कुछ प्रमुख जो विषय हैं उनको केंद्र के पास रख करके बाकी सभी राज्य के पास होनी चाहिए। यानी पंजाब एक स्वशासी राज्य हो, अधिक संप्रभु राज्य हो, अधिक से अधिक कहेंगे कि खुद का शासन हो, यानी केंद्र के अधीन कम से कम हो। केवल विदेश नीति है, सुरक्षा है, उस पर ही केंद्र पर वो निर्भर हो। तीसरा, सिखों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, सिखों को नौकरियों में पर्याप्त उनको अवसर देने की मांग की, उनके साथ कोई भेदभाव न हो। साथ ही उन लोगों ने मांग किया कि दूसरे राज्य में जो सिख रहते हैं उनके साथ भी कोई भेदभाव न हो। चौथा मांग था, सिखों को छोटे अस्त्र रखने की अनुमति दी जाए, बंदूक है, पिस्तौल है, इसको रखने की अनुमति दी जाए। बेरोजगार सिखों को रोजगार की व्यवस्था की जाए। सिखों के जो भी पवित्र स्थल है वहां पर मांस है, शराब है, इसकी बिक्री बंद हो। और इसके अलावा सिखों का मांग था कि दूसरे देशों में जहां भी सिखों के पवित्र स्थान है वहां पर
अगर सिख जाना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का रोक टोक न हो, बल्कि जो देश है, राज्य है, उस पर सहयोग करे, यह उनकी मांग रही। 1973 में अकाली दल के द्वारा जो मांग प्रस्तुत किया गया था, उन लोगों ने न केवल उतना मांग रखा बल्कि धीरे धीरे अपने मांगों का लिस्ट भी बढ़ा दिया। उसमें जो सूची है उसमें लंबा कर दिया। 1981 में अकाली दल द्वारा मांगों की सूची लंबी कर दी। पहले जो मांग था वो तो था ही, उसके अलावा और भी मांग कर दिया गया। क्या क्या मांग बढ़ते जा रहा है? सिखों के धार्मिक मामलों में गुरुद्वारा प्रशासन में राज्य का हस्तक्षेप न हो। दूसरा, गुरुद्वारा की भूमि पर सीमा संबंधी कानून न हो। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जो पवित्र नगर हैं, उसी तरह अमृतसर को भी पवित्र नगर घोषित किया जाए। सिखों को हवाई यात्रा में कृपाण ले जाने की सुविधा दी जाए, यानी कृपाण सहित यात्रा करने की सुविधा दी जाए। चंडीगढ़ एवं अन्य पंजाबी, उनका मांग था चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए और बाकी जो पंजाबी भाषी क्षेत्र हैं उनको भी पंजाब में मिला दिया जाए। सिखों के जो निजी कानून हैं उनको भी मान्यता दी जाए। सिखों पर व्यंग्यात्मक प्रदर्शन पर रोक, फिल्मों में, नाटकों में सिखों पर, पंजाबियों पर जो व्यंग्यात्मक बातें की जाती है उस पर रोक होनी चाहिए। हाल के दिनों में भी इस तरह का मांग उठा था। जो चुटकुले थे सिखों, सरदार जी पर जो चुटकुले थे, संता बनता चुटकुले, उस पर भी उन लोगों ने आपत्ति किया था, सिखों का था। सरदार जी पर जो चुटकुले बनाए जाते हैं उस पर मांग किया गया, रोक लगाने की मांग किया गया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, जहाँ पर पंजाबी लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी राजभाषा, द्वितीय राजभाषा पंजाबी को किया जाए। यानी जहाँ पर जो सिख अधिक संख्या में रहते हैं तो वहाँ पर भी पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इनका मांग था। सिखों से भेदभाव पर रोक लगाया जाए, ये सब उनकी मांगे थी। लेकिन यह मांगे तो थी ही, सबसे स्थिति विस्फोटक तब हो गई जब इन लोगों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आतंकवाद का सहारा लिया और पंजाब पर आतंकवाद का साया मंडराने लगा। आतंकवादियों ने क्या किया? जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उन लोगों ने अपने मांगों के लिए जो भी हिंदू थे उनको मारना शुरू किया। जो नरम पंथी थे अकाली, उनको भी मारना शुरू किया। और उन लोगों ने वह सब घटनाएं करने के बाद जब पुलिस कार्रवाई होती है तो पुलिस से बचने के लिए, कार्रवाई से बचने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर के अपना जगह ले लिया, यानी स्वर्ण मंदिर में छिप गए। अब सरकार जाए तो धार्मिक स्थल होने के चलते जाए तो जाए कैसे, पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कैसे करे। लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जून 1984 में सरकार ने अमृतसर पर जो आतंकवादी छिपे थे उसमें प्रमुख था भिंडरावाला जो था, भिंडरावाले, उसके साथ उसके जो साथी आतंकवादी छिपे थे, हथियारों के साथ छिप गए थे, उनको निकालने के लिए पुलिस कार्रवाई का निर्णय लिया गया और उस कार्रवाई का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। यानी अमृतसर में जो सिख आतंकवादी छिपे हुए थे स्वर्ण मंदिर परिसर में, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और इस कार्रवाई पर उनको बाहर निकाल दिया गया। वे साथियों सहित आतंकवादी मारे गए और उनके साथ जो भी विस्फोटक सामान और हथियार थे वो बरामद कर लिए गए। तो ऑपरेशन तो सफल हो गया,
अमृतसर परिसर था, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर परिसर को तो मुक्त करा लिया गया, लेकिन उसके विरोध स्वरूप सिखों ने क्या किया, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी हत्या कर दी। और उनकी हत्या होने के साथ ही सिखों ने जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी तो दिल्ली पर सिख विरोधी दंगे हुए, लोगों ने सिखों को मारना शुरू किया और काफ़ी अधिक सिख, निरपराध जो सिख हैं वे मारे गए। इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र आते हैं राजीव गांधी 1985 में। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी एवं संत लोगोवाल जो सिख लीडर हैं उनके साथ एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत यह कहा गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद के लिए एक आयोग का, एक कमीशन का गठन कर दिया जाएगा कि आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी और ब्यास नदी के जल बंटवारे संबंधी जो विवाद है उसके सुलझाने के लिए भी एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। फिर चौथा, उग्रवाद से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यानी जो भी सिख मारे गए हैं उनके लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। यह स्थिति रही। लेकिन जो उग्रपंथी थे, आतंकवादी थे, वे इस समझौते से सहमत नहीं थे। उल्टे उन लोगों ने संत लोगोवाल की ही हत्या कर दी, संत लोगोवाल की हत्या कर दी। पंजाब में फिर शांति स्थापना तभी हो पाई जब वहां पर 1992 में लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया, चुनाव हुआ वहां पर और वहां पर सरकार का गठन हो गया। इसी के साथ पंजाब में धीरे धीरे शांति बहाल होती चली गई। लेकिन सिख जो विरोधी जो दंगे हुए उसका समय समय पर यह चर्चा होते रही, विवाद पर आते रहा और आगे आकर के 11 अगस्त 2005 को भारत के जब प्रधानमंत्री सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, कांग्रेस ने अपना नेता मनमोहन सिंह को चुना, उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो एक सिख प्रधानमंत्री जब भारत पर आया तो उन्होंने 1984 का जो सिख विरोधी दंगा हुआ था उसके लिए सिखों से माफ़ी मांगा। न केवल सिखों से बल्कि पूरे देश से भी माफ़ी मांगा। यह था सिखों से संबंधित, पंजाब से संबंधित संघर्ष है, समस्या है। इसके बाद पढ़ना है हमको जम्मू कश्मीर से संबंधित समस्या।